बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है फॉर इंटर एंड फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। तो ये मोस्टली बीएससी में डिस्कस होता है। ज़्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं और टोटल एरिया जो है उसमें से रिक्वायर्ड एरिया जो है वो फाइंड करने के लिए ये सारी बातें बाद में न्यूमेरिकल में हम डिस्कस करेंगे। पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, या ये कहाँ पे यूज़ हो रही है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको बाय शेप हम एक्सप्लेन करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से करेंगे कि आपके पास एक तो ये बात कि हम जो न्यूमेरिकल करेंगे इसमें वो उनको हम डिनोमिनेशन देते हैं एरिया बेस्ड क्वेश्चंस, और ये हमारे पास इसका एक एल्गोरिथम है जिसको हम Z से शो करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है, बेल शेप्ड भी कहा जाता है। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक दूसरा नाम जो है वो बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पास जो इसकी कर्व है या जो इसका ग्राफ है इसमें बिल्कुल मिड पे आपका मीन मीडियन मोड इक्वल होता है। और यहाँ पे इसको हम नॉर्मल इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि इसका मीन जो है, पॉपुलेशन मीन जो है वो 0 और वेरिएंस 1 होता है। यानी इन सब की बजाय हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो है म्यू इज इक्वल टू 0, जो कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पे शो होता है। एक बात दूसरी ये कि ये जो आपका पूरा टोटल एरिया है ये आपका प्रोबेबिलिटी शो करता है, यानी ये 0 से 1 तक आ रही होती है टोटल एरिया। ये मैंने मेंशन किया है, आपका जो टोटल एरिया होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। और इसकी जो हमारी लिमिट्स होती हैं वो -∞ टू 0.5 और अप टू सो ऑन 0 टू +∞, यानी 0 -∞ टू 0 और 0 टू +∞। ये है इसके कर्व की। और जो हमारा टोटल एरिया है उसकी हम ये मैंने ब्लू से मेंशन किया है कि ये 0 से 1 आ रही होती है और बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे हमारा मीन होता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का हाफ हो जाता है और वो 0.5 होती है। अब इस फार्मूले को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये जो म्यू है ये मीन है, जो सिग्मा है ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्स बार जो है ये रिक्वायर्ड डाटा है, यानी जो हमसे उसने पूछा होता है टोटल एरिया जिस चीज़ का फाइंड करना है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा रिक्वायर्ड डाटा है जिसको हम शो करते हैं एक्स बार से। इसी तरह जी जो ये चीज़ जो है इसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू विच रिप्रेजेंट एरिया, यानी वो वैल्यू जो हमारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे ये मतलब बताना चाहूँ कि z जो है वो कैसे शो हो रहा है तो वो हमारा -∞ टू +∞ जा रहा है। इसी तरह अब ये इसका थोरेटिकली मैंने थोड़ा सा लिखा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू सिग्मा स्क्वायर्स। ये हमारे पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और प्रॉपर्टीज हैं इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि टोटल एरिया जो है वो आपका 1 के इक्वल है। ये मैंने बता पहले भी दिया है मगर ये इसकी प्रॉपर्टी में शुमार होता है। नेक्स्ट है आपका जो मीन मीडियन मोड है वो इक्वल होना चाहिए, तीनों इक्वल होंगे तब वो नॉर्मल होगी। थर्ड पे है कि जो आपकी कर्व है वो सिमेट्रिक यानी बेल शेप्ड होनी चाहिए। एक बेल शेप्ड जो आपके पास कर्व होती है उसको आप नॉर्मल भी कहते हैं। और अगर ये हमारी वायलेट कर्व है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं रहती। अगर मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड हो
तो वो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है, और अगर ये ग्रेटर सेंस में आ जाए तो पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाती है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं रहती, नॉर्मल नहीं रहती। नॉर्मल कब होती है? जब ये इक्वल आ जाए, ये सिमेट्रिक हो जाए और हमारे पास शेप कुछ यूं बने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज पे आ जाए। फर्ज करें आपके पास स्टेटमेंट में जो डाटा गिवन है वो है मीन आपके पास 12 है, स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 4 है, और प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हुए, तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका ग्राफ बना लें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना लें। आपके पास ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ अभी कुछ भी ये शो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस ब्लू वाली जो लाइनिंग है इसको शो कर रहा हूं, यानी आप सिर्फ बेल शेप जो बनी हुई है यहाँ पे उस पर फोकस करें। तो आपका जो मीन है वो यहाँ पे 12, यानी जो डाटे में गिवन है 12 आपका मीन हो गया। स्टैंडर्ड एविएशन उसने 4 गिवन किया हुआ है। अब फाइंड x जो है, यानी x बार जो है वो आपका 20 है, तो ये आपका यहाँ पे ये जो डॉट्स वाली लाइन है ये आपके x को शो कर रही है, यानी अगर ये x ग्रेटर देन 20 है तो ये 12 से बड़ा है, यानी ये आगे यहां तक मेंशन हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये z फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने फार्मूला यहां पे बताया था, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, यहां पे x बार की जगह पे आपके पास आ गया 20 और म्यू की जगह पे आपका 12 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन 4, इसको माइनस करें 8/4 आ गया, 2 आ गया, तो z का आंसर जो है ये आपका 2 आ गया। अब मैंने z की जो एरिया की वैल्यूज हैं वो टेबल वैल्यूज वो ये लिखी हुई हैं कि आपके पास 0 से 1 तक जब वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है z की तो वो ये है, और जब आप 0 से 2 तक फाइंड कर रहे हैं तो ये है वैल्यू आपकी। अब देखिए आपके पास z जो है ये 2 का आ गया है, तो ये 0 से 2 तक जो वैल्यू है वो हमारी कंसीडर होगी। अब आपके पास जो ग्राफिकली है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो z की वैल्यू है वो यहां पे लाई कर रही है, यानी हमें जो रिक्वायर्ड पूछा गया है, सॉल्यूशन पूछा गया वो ये है कि आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब ग्रेटर देन है 20 से। यहां पे मेरा ये 20 आ गया, यानी जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये जो अंडरलाइन है बार किया हुआ है, ये आपका रिक्वायर्ड है। अब जो ये वैल्यू है ये शो कर रही है आपकी म्यू इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 20, यानी 0, z जब 0 था और z जब 2 था, इसके दरमियान में जो वैल्यू है वो आपकी 0.4772 है। और ये जो आपका आंसर है ये सॉल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम आगे इसको फर्दर लेके जाएंगे कि रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करने के लिए ये मैंने मेंशन किया है यहाँ पे कि आपकी जो बेल शेप है इसमें प्रोबेबिलिटी 0 से 1 है, यानी जब जहां पे आपका मीन 0 है वहां पे प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। तो ये यहां से लेके यहां तक जो ओवरऑल है ये आपकी 0.5 प्रोबेबिलिटी है। आप इसमें से ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए अपने इस वैल्यू को माइनस कर दें, तो आपके पास जो बच जाएगा वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। दोबारा से जरा इसको रिवाइज कर रहा हूं कि आपको जो रिक्वायर्ड है वो है x ग्रेटर देन जब 20 हो, ये आपका मीन है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। इस मीन से ग्रेटर यानी 20 जो है वो यहां पे आ रहा है, तो इसके दरमियान जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, इससे जो ग्रेटर है ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आपका z0 है, ये आपने जब सॉल्व किया 20 पुट करके तो आपके पास 2 आया। सो 0 to 2 जो आपके पास वैल्यू है
उसको आप टोटल जो 0.5 है उसमें से माइनस करेंगे, ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये आपके पास ग्रेटर सेंस में क्वेश्चन था, अब लेस सेंस में आ जाएं तो ये आपके पास है z इज, जो प्रोबेबिलिटी है आपने फाइंड करनी x लेस देन और इक्वल टू 8। अब इसको आपने ड्रा करना है उसी तरह जैसे आपने यहां पे x20 है, तो ये लेस देन है यानी 12 से म्यू जो आपका पॉपुलेशन मीन है उससे लेस है, तो ये पीछे यानी लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, तो x आपका 8। अब आपने जो आंसर रिक्वायर्ड आंसर देना है वो है x लेस देन होगा जब 8 से, तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो है इस 8 से इतना, यानी ये आपका रिक्वायर्ड एरिया। अब यहां पे इसको सॉल्व करने 8 पुट करके आपके पास -1 जो आंसर आया है, इस -1 को आपने ड्रा किया जब 0 से, यानी जब जहां पे आपका x 8 था वहां पे z का आंसर -1 आया, यानी आपने जो z का एरिया देखना है वो 0 से 1 तक देखना है। ये वही बात है कि टेबल से हम जो वैल्यू लेते हैं वो आप माइनस में हो चाहे प्लस में हो वो 1 तक ही चलेगी। अब 0 से 1 तक जो हमारे पास एरिया है वो 0.3413 है, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे जो एरिया आपने ड्रा किया हुआ है रिक्वायर्ड एरिया, ये फिर से वही बात है कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.5, और इस तरफ भी चले जाएं अगर तो यहाँ पे भी ये 0.5 है, यानी दोनों को प्लस करेंगे देन ये 1 आ जाएगी। अब आपको लेस वाली यानी ये वाले एरिया की चाहिए, तो टोटल जितनी है ये टोटल है इतनी, यहां से लेके इतनी 0.5, इस 0.5 में से ये वाला एरिया निकाल दें तो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, वो 0.5 माइनस 0.3413 किया तो मेरे पास ये आपका आंसर आ गया। किस चीज का? जब आपकी प्रोबेबिलिटी लेस हो 8 से या इक्वल हो 8 से, ये दोनों साइंस में आपके पास आंसर्स आ गए। अब आप थर्ड पे आ जाए, ये है कि जब आपके पास p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 16 हो, यानी ये इंक्रीज कर जाए आपके पॉपुलेशन मीन से। पॉपुलेशन मीन हमारे पास 12 था, इससे भी इंक्रीज कर गया और उससे उसने लेस देन पूछी है प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास ये z में आपने वैल्यूज पुट की और आपका आंसर आ गया 1। इस 1 को पहले यहां पे आप ड्रा कर लें अपना 16, ये आपका मीन 12 आ गया। हम इंफॉर्मेशन वही यूज कर रहे हैं, जस्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हर दफा चेंज होता जा रहा है। अब मैंने जब इसे ड्रा किया मीन 12 आ गया, x जो है वो आपका 16 है वो यहां पे आ गया। अब जो प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है वो पूछी है लेस की, यानी इस x से लेस की। देखिए जब हमारे पास ये वाला था तो यहाँ पे उसने ग्रेटर की पूछी थी, तो हमने इस पोर्शन की बतानी थी, यहाँ से इसकी x ग्रेटर देन 20। अब ये पूछ रहा है x लेस देन 20, यानी सारे की सारी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। अब आपने ये आपका मीन जो है यहाँ पे z0 आ गया, वैल्यूज पुट की 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, इसको डिवाइड किया 1, आपके पास आंसर आ गया। अब ये जो 1 है ये आपका z, यहाँ पे आपका x 16 है, वहां पे z जो है वो 1 हो गया। सो आप जो एरिया लेंगे वो 0 से 1 तक जो था वो आपके पास ये वैल्यू थी, वो वाला कंसीडर करेंगे। तो अभी आपके पास जो यहां से 0 से 1 तक है वो है ये वाली वैल्यू 0.3413। 0.5 आपकी यहां से लेके 0 जहां पे z0 है और माइनस इन्फिनिटी तक, यानी 0 यहां पे माइनस इन्फिनिटी है और 0 है जी, तो यहां से लेके यहां तक
ये आपका 0.5 है और यहाँ से लेके जो आपकी 16 तक है वो है 0.3413। जो नेक्स्ट बच गई है ये आपने डिफाइन करनी थी और प्रोबेबिलिटी आपने टोटली बतानी थी पी ऑफ एक्स लेस देन 16। आप इन दोनों को 0.5 प्लस 0.3143 ऐड कर दें, ये वाला आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ये रिवाइज बात करने लगा हूं कि आपके पास जो पी ऑफ एक्स लेस देन या इक्वल 16 है, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आप ये आपका जो एक्स रिक्वायर्ड है डाटा वो मीन से नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे है, जबकि उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है 16 से पीछे जहां तक भी जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक, तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज जो हैं यहां तक ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी 0.5 है इस प्रोबेबिलिटी को, और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 तक जो है वो आपकी ये थी, इसको ऐड कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाए। अब एक और तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16, ये बताएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। अब ये है ना तो ये लेस है ना ही ये ग्रेटर है, एरिया हमेशा किसी खास पॉइंट पे हम उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते, उसके लेस या उसके ग्रेटर, यानी एरिया वो तब भी बनेगा जब वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पूछ रहा होगा। जैसे हमारे पास ये था p ऑफ x लेस देन 16, तो ये पता था कि 16 से लेस यहां इस पॉइंट तक। अब ये एग्जैक्ट एक पॉइंट पे है, तो ये मैंने साथ डिस्क्रिप्शन दी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंगल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये स्टैटिस्टिक की एक हमारे पास कंडीशन भी है या लिमिट भी है कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल नंबर को डिस्कस नहीं करती या सिंगल एलिमेंट को डिस्कस नहीं करती, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंगल पॉइंट इन ए एरिया कर्व डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट एरिया ऑफ द कर्व रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पे एरिया है ही नहीं जो हमने बताना है। एग्जैक्टली एक पॉइंट है, इसका क्या बताया जाए, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह सो आंसर इज 0, यानी इसका जो आंसर है वो आपके पास 0 कंसीडर होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बीएससी के सिलेबस में वो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, 3-4 तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।